अब बात करेंगे आदमपुर के महासंग्राम की। दरअसल आदमपुर के महासंग्राम में सभी इच्छुक उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। अब चुनाव प्रचार में सभी उम्मीदवार और सभी सियासी दलों ने अपनी ताकत झोंकनी भी शुरू कर दी है। आदमपुर में होने जा रहे उपचुनाव के लिए 4 प्रमुख पार्टियों के लिए के उम्मीदवार अहम हैं, लेकिन मजे की बात तो यह है कि यहां दल बदलुओं का ज्यादा दबदबा है, जिसके बाद ये चुनाव और भी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। आदमपुर उपचुनाव में 14 अक्टूबर का दिन नामांकन का आखिरी दिन था। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश और इनेलो उम्मीदवार गुड्डाराम ने नामांकन दाखिल किया। चुनावी मैदान में कई आजाद उम्मीदवार तो ताल ठोक रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला 4 दलों में माना जा रहा है। उनमें भी कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश, बीजेपी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। भव्य बिश्नोई पहले ही नामांकन कर चुके हैं। भजनलाल परिवार की छवि सत्तारूढ़ दल बीजेपी और जेजेपी के कामों के सहारे भव्य का पलड़ा भारी माना जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये लड़ाई नाक का सवाल बनी हुई है। इस अंधी बहरी सरकार को जगाना है, बाहर करना है, तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप, क्योंकि मेरे को जरूरत है, हमारे को जरूरत है इसकी, विधानसभा में जयप्रकाश की आवाज गूंजनी चाहिए ताकि वो हमारे साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़े। इसके अलावा इनेलो की अभय चौटाला ने गुड्डाराम नंबरदार को सभी उम्मीदवारों से मजबूत उम्मीदवार बताया। कोई मुद्दा नहीं है इस चुनाव में आकर के लोगों के बीच में कहने के लिए। हमारे पास सरकार के खिलाफ अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। लोग हमारी बात से सहमत होंगे और हर हालत में हमारे प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाल करके अब की बार आदमपुर की तस्वीर को बदलेंगे। भव्य बिश्नोई पर दाव खेला लगातार। भव्य बिश्नोई तो पूरे इलाके से वाकिफ पीढ़ी है। वो तो बेचारा स्टूडेंट रहा, पढ़ता रहा और विदेश में पढ़ाई करता रहा। उसको आम आदमी की तकलीफ की क्या जानकारी है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई के नामांकन के बाद भव्य बिश्नोई जीत का दावा कर रहे हैं। आदमपुर की जनता का पूरा आशीर्वाद इस नौजवान के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत इस चुनाव में भव्य के साथ, क्योंकि जब 2 चीज़ें एक साथ इकट्ठी होकर आती हैं, एक मोदी जी की लोकप्रियता है, मनोहर लाल जी हरियाणा सरकार के काम हैं, और बिश्नोई परिवार का भी इस हलके में एक अपना पुराना प्रभाव है, तो मुझे लगता है कि जैसा भव्य का नाम है उतनी ही भव्य जीत होगी, उतनी शानदार जीत होगी। सभी उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका है, क्योंकि मुख्य दलों पर हर किसी की नजरें रहती हैं। ऐसे में सभी दलों की मेहनत शुरू हो चुकी है। परीक्षा की घड़ी नजदीक है, लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि सिर्फ कांग्रेस उम्मीदवार ने पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री जेपी को चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। बाकी सभी दलों ने दूसरे दलों के नेताओं पर भरोसा जताया है। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने दल बदला तो यहाँ उपचुनाव की घोषणा हुई। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी से आए उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह पर भरोसा जताया है। कांग्रेस ने पूर्व मंत्री जेपी को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस के नेता गुड्डाराम नाराज हो गए हैं। उन्होंने इनेलो में शामिल होने का फैसला किया, जिसके तुरंत बाद उन्हें इनेलो ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। बहरहाल अब देखना होगा कि दल बदलू के सहारे उपचुनाव कितना दिलचस्प होगा, कौन किस पर पड़ेगा भारी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। अब देखिए, दल बदलुओं के सहारे उपचुनाव कितना दिलचस्प होगा और कितना किस पर भारी पड़ेगा। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ डीपी कौशिक जी जुड़े हैं, ये प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मेरे साथ राकेश गर्ग जी जुड़े हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। मेरे साथ जेजेपी प्रवक्ता टीपू पौड़िया जी भी जुड़ गए हैं और इनेलो के प्रवक्ता विजेंद्र रेणु जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
डीपी कौशिक जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगी। देखिए, एक तो आज हमने जो मुद्दा उठाया उसमें हम सवाल पूछ रहे हैं कि दल बदलुओं के सहारे कितना पार्टी को चमका पाएंगे तमाम जो पार्टी के नेता हैं। साथ ही आपके ऊपर, भव्य बिश्नोई के ऊपर खास तौर पर यह सवाल किया जा रहा है, खड़ा किया जा रहा है कि भाई अभी तो वो नए हैं, स्टूडेंट है, क्या ही कमाल कर पाएंगे। देखिए सृष्टि, आप एक चीज बताऊं, जो पक्षी ये कह रहे हैं कि नए हैं, उनको तो ये देख लेना चाहिए, कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा बिल्कुल नए थे, अर्जुन सिंह व चौटाला जी के बेटे वो भी बिल्कुल नए थे। राजनीति में जो राजनीतिक परिवार जो होता है ना, उनका कोई नया पुराना नहीं होता, खानदानी उनकी राजनीति है। चौधरी भजनलाल की छोटी राजनीति नहीं रही हरियाणा के अंदर, उनको ये कहना नए हैं तो मैं ये तो बिल्कुल जस्टिफाई है, मैं नहीं मानता इस चीज़ों को। डर है विपक्ष को, भव्य बिश्नोई अच्छी खासी वोटों से जीतने जा रहे हैं, इनको ये डर सता रहा है, इसलिए प्रोपगेंडा, उल्टी सुल्टी बातें, विपक्ष का कहना, ये सब मेरे ख्याल से ठीक नहीं लगता। आप जीत निश्चित कीजिए, आप ये कहिए हमने ये किया, ये किया, ये किया, आप एजेंडे पाइए तो आपको पता चलेगा किसके साथ क्या है, कौन नया है, कौन पुराना है। तो विपक्ष की इन ये सब बातों को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता। हमारी जीत सुनिश्चित है, बिकॉज कि हम लोगों ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश प्रदेश में विकास कार्य करवाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार जैसे निष्पक्ष उसमें चल रही है, कोई खर्ची पर्ची की बात नहीं है, कोई किसी तरह का वो नहीं है, सबका साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और सेंटर में आपने देखा होगा देश विदेश में माननीय मोदी जी ने कैसे हमारा देश का नाम रोशन किया। तो मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश की जनता और खासतौर पर आदमपुर की जनता शुरू से भजनलाल के साथ रही है, और भजनलाल परिवार का उनके वहाँ पे एक जिसे अच्छा राजनीतिक वर्चस्व है, उन लोगों ने वहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आदमपुर की जनता ये सोचती है कि भव्य बिश्नोई को जिताना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। जी चलिए ठीक है। टीपू पौड़िया जी, आपसे जानना चाहूंगी आपकी पार्टी कहां स्टैंड कर रही है? आज जो गठबंधन में हम सरकार में हैं, तो गठबंधन के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई और एक जननायक जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा मत, एक बहुत ही बड़ा वोट बैंक आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, और जिस उम्मीदवार को मिलेगा, और जहां तक मैं समझता हूँ एक पढ़े लिखे नौजवान पूरी समझ रखते हैं, तो भव्य बिश्नोई जी गठबंधन के उम्मीदवार है, आज वो जीतने जा रहे हैं। इसमें जननायक जनता पार्टी की बड़ी अहम भूमिका रहेगी। और रही बात आज जो कांग्रेस के प्रत्याशी जो जेपी की बात कर रहे हैं, 2009 के आदमपुर के चुनाव के बाद 13 साल हो गए आज, ये पिछले 13 साल से कहीं नजर नहीं आए। आदमपुर की जनता के सामने कहीं भी किसी सामाजिक प्रोग्राम में, किसी राजनीतिक प्रोग्राम में कहीं पर भी जेपी नजर नहीं आया, कहीं पर भी नजर नहीं आए। और ये सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, हमें तो समझ में नहीं आता कि कैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या समझ करके, क्या सोच के, किस इरादे से टिकट इनको दी है कि पिछले 13 साल से ये कभी किसी का कोई गोडा नुआन नहीं गए, किसी ब्याह शादी में नहीं गए, किसी भी प्रोग्राम में नहीं गए, तो क्या विचार करके इन्होंने दी है, तो हमारी समझ से करें। ठीक है, राकेश गर्ग जी से ही जान लेते हैं। राकेश गर्ग जी, राज्यसभा चुनाव में भी हमने देखा था बाहरी लाने का आरोप आप पे लग रहा था, अब जयप्रकाश को लेकर भी यही सवाल उठ रहे हैं। सृष्टि जी, पहले तो आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। और अब मैं सीधा मुद्दे के ऊपर आ जाता हूं। जो आपने सवाल किया त्वरित गति से पहले उसका उत्तर दे देता हूं। अगर जयप्रकाश जी को भाजपा बाहरी समझती है आदमपुर के लिए, तो मुझे लगता है सबसे पहले इनको ये जवाब देना चाहिए, क्या नरेंद्र मोदी जी काशी के लिए जो यूपी के अंदर से वो लोकसभा का चुनाव लड़ने आए, उनको भी बाहरी समझती है क्या? ये आपके प्रश्न का उत्तर था। अब मैं अपनी बात पर आ जाता हूं, क्योंकि ऐसा समय कम होता है तो हमें अपनी बात करनी है, इनकी बातों का जवाब देना ठीक नहीं। देखिए सृष्टि जी, जो आदमपुर का चुनाव है, जयप्रकाश जेपी, हमारे जेपी जी के नाम के अंदर भी जय मतलब जी और पी मैंने पक्की है, यानी कि जीत पक्की है। और जो चुनाव है वो जयप्रकाश जी वर्सेस भाजपा जजपा और उनकी ए टीम आम आदमी पार्टी और बी टीम इनेलो पार्टी है। और ये मैं तथ्यों के साथ साबित करूंगा कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। सृष्टि जी, अगली बात समझिए, अब जो ये चुनाव है, ये जेपी जी का व्यक्तित्व, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नेतृत्व, कांग्रेस का आधार, हमारा करेगा बेड़ा पार और विरोधियों का करेगा बंटा धार। ये शब्द मैं क्यों कह रहा हूं? आप एक बात बताइए सृष्टि जी, आदमपुर के अंदर चुनाव हो क्यों रहा है?
ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गई थी जो कुलदीप बिश्नोई जी को रिजाइन करना पड़ा और आदमपुर की जनता को एक चुनाव में ढकेलना पड़ा, और जो प्रदेश पहले से आर्थिक रूप से कमजोर है उस प्रदेश के ऊपर आर्थिक बोझ डालना पड़ा। आप बेहतर बता पाएंगे सर। इसका मतलब ये है कि कुलदीप बिश्नोई जी जो इनके ऊपर मामले चल रहे थे, लुकआउट के नोटिस से, इनकम टैक्स की रेड थी, पासपोर्ट जब्त कर लिए गए थे, तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से जो खेल चल रहा था, ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए इन्होंने आदमपुर को दोबारा विधानसभा चुनाव के अंदर झोंकने का पाप किया है। मैं पाप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। और दूसरी बात सृष्टि जी, ये जितने भी हमारे भाई साथी प्रवक्ता बैठे हुए, बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए, इन सबको हमारा और हमारे नेताओं का धन्यवाद करना चाहिए। क्यों धन्यवाद करना चाहिए? क्योंकि भाजपा जजपा के पास अभी 2 महीने पुराना जो कैंडिडेट है वो कांग्रेसी है, जो आम आदमी के पार्टी के पास उम्मीदवार है वो 2 साल पुराने कांग्रेसी है, और जो इनेलो के पास है वो तो महज 2 दिन पुराने कांग्रेसी है, और हमारे पास इनके 2 और 2 मिला दो 22 साल पुराने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मित्र जयप्रकाश जेपी जी हमारे प्रत्याशी हैं। और एक अंतिम बात और कह देता हूं सृष्टि जी, आप ये मुकाबला देखिए, जयप्रकाश जी का व्यक्तित्व 3 बार के सांसद, 2 बार के विधायक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, लंबा सार्वजनिक जीवन, जनता के द्वारा जांचे परखे हर कसौटी के ऊपर खरे उतरे हुए प्रत्याशी हैं जयप्रकाश जी। उनके सामने प्रत्याशी कौन है? जैसे अब अभी अपनी रिपोर्ट के अंदर आपने आम आदमी पार्टी और इनेलो को तो खारिज ही कर दिया, आप अपनी रिपोर्ट में स्वयं कह रहे हैं कि मुकाबला कांग्रेस वर्सेस भाजपा है। साहब आरोप ये भी लग रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी कि कोई और नहीं मिला, विदेश में रहने वाले साहब कोई और नहीं मिला मेरी जयप्रकाश जी से, आरोप ये भी लगा रहे हैं। 5 सेकंड की नहीं, आपसे ही सवाल है ना, इसलिए आप ही जवाब देंगे, इसलिए सवाल कर लिया मैंने। आप पूछिए, दोबारा सवाल पूछिए, मुझे लगता है कन्वर्सेशन में आपका सवाल रहेगा, पूछिए। सत्ता पक्ष ये भी सवाल खड़े कर रहा है, आरोप ये भी लगा रहे हैं कि कोई नहीं मिला इसलिए जयप्रकाश पर ही खेल दिया था, लगा दिया। इसका उत्तर तो जो इन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है ना सृष्टि जी, ये स्वयं उत्तरदायित्व है उस अपने कैंडिडेट के प्रति। अगर कुलदीप जी इन्हीं के कोई ऐसी कार्यगुजारियां रही हैं, ऐसे कुछ क्रियाकलाप रहे हैं जो उनको मजबूरी में भाजपा में जाना पड़ा, कांग्रेस से जिसको कभी वो अपनी आत्मा कहते थे, मां कहते थे, गद्दारी करनी पड़ी। लेकिन चलिए, अगर कांग्रेस ने इनको प्रत्याशी नहीं दिया होता तो इनके पास तो प्रत्याशी खुद के पास नहीं था। हमारे पास तो 22 साल से, मैं कह रहा हूं, जेपी जी कांग्रेस की विचारधारा के साथ, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए प्रत्याशी हैं। कोई अचानक पैराशूट से, हवाई जहाज से लाकर आदमपुर में नहीं उतारे हैं। 2009 के अंदर जो चौधरी भजन लाल जी को, जो परिवार को जो सबसे जो करारा जवाब दिया था, जेपी जी ने दिया था। महज 6000 वोटों का अंतर रहा था। और जो अभी हमारे जेजेपी के प्रवक्ता भाई हमारे बोल रहे थे कि वो हल्के में दिखाई नहीं दिए, जयप्रकाश जी से अभी आपके किसी पत्रकार साथी ने पूछा, यही सवाल किया था, उन्होंने बड़ा सटीक इसका उत्तर दिया है। 2009 के बाद वो 2014 तक संडे और सैटरडे को हल्के में जाते रहे, वहां रेस्ट हाउस के अंदर जाते रहे, लोगों से मिलते रहे, और उन्होंने ये भी वादा किया है कि परिणाम चाहे जो मर्जी हो, 2022 के इन चुनाव के पश्चात वो आदमपुर की जनता के बीच में रहेंगे। ठीक है, प्रश्न का उत्तर है ये तो। ठीक है, सवाल मेरा रेडू सिंह से था, लेकिन कौशिक साहब यहाँ पे जवाब देने के लिए बहुत देर से चाह रहे हैं जवाब देना, तो चलिए आप पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं विजेंद्र रेडू जी से सवाल करूंगी। गर्ग साहब, इतनी झूठ तो मत बोलो। आप यहाँ बैठ के चैनल पे आप बोल रहे हो जेपी जी हमारे हुड्डा साहब बड़े अच्छे खास मित्र। पिछली बार कहाँ थे हुड्डा जी? उसको टिकट तक दिलाने पर वो पार्टी छोड़ के भाग गया। भगोड़े को आप टिकट दे रहे हो। आप कह रहे हो हमारे बहुत लोकप्रिय नेता है। कहे कि लोकप्रिय नेता हूँ, क्यों उसको बली का बकरा बनाया जा रहा है? मतलब का ये लोकप्रियता कहाँ गई थी पिछली बार जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था? कहाँ हुड्डा जी थे? कहाँ आपकी कांग्रेस थी? क्या क्या बोल रहे थे वहां पे जब पिछली बार इलेक्शन लड़ा? तब इन्होंने कांग्रेस के बारे में कितने क्या क्या उन्होंने उल्टा बोला था। यार चैनल में बैठ के सारे समझदार बैठे, आप ही ज्यादा थोड़ी हो समझदार कि दुनिया को बेवकूफ बना देगा। हमें थोड़ी बेवकूफ बना सकते हो आप? आदमपुर की जनता को बेवकूफ बनाने में उतारा क्या उनको? आप कोशिश अपनी बात मुझे गर्ग साहब बताइए, आपने झूठ क्यों बोला? झूठ किस लिए बोला आपने? बताइए मुझे। पिछली बार कहाँ थे? बताइए मुझे एक बार। जेपी जी पिछली बार कहाँ थे मुझे बताइए। आप इतनी पवित्र रिश्ते की बात कर रहे हो कांग्रेस से, इतना पुराना 20 साल पुराने कांग्रेसी, काहे के पुराने कांग्रेसी हो गए भाई? आपके पास उम्मीदवार कब होते हैं? पिछली बार कहाँ से थे जेपी जी? बताइए कौन सी कांग्रेस से थे पिछली बार? आप यहाँ बैठ के बेवकूफ बना रहे लोगों को। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ पे थे मुझे ये बताइए। पिछली बार चुनाव लड़ा रह चुके हैं, तब कांग्रेस कहाँ थी? पता नहीं है 2000 के अंदर। अरे मुझे, मैं कांग्रेस में, आप तो अब आया, मैं तो भाई साहब 94 से कांग्रेस में हूँ, 93 से।
आप क्या जानते हो? अधूरी जानकारी के साथ नहीं तो आपको पता ही नहीं है जेपी के बारे में। जेपी क्या है? आगे 2 महीने बड़ा ये मत मारो, आप लोग झूठ मत बोलो ना। बेवकूफ जनता इतनी बेवकूफ नहीं आदमपुर की जो आपकी बहकाव में आ जाएगी। एक भगड़ों को टिकट दे रहा हूँ आप लोग वहाँ पे, आपका कोई बलि का बकरा बनने वाला नहीं मिला आपको, जेपी मिल गया। प्रदेश के लोगों अरे क्यों खत्म कर रहे हो कांग्रेस को? इस कांग्रेस को क्यों खत्म कर रहे हो तुम लोग? बताइए, उस उड़ा से पूछिए उस कांग्रेस का बिगाड़ा क्या है? जो डील हुई उसको, अरे इस कांग्रेस ने उड़ा का क्या बिगाड़ा है बताइए मुझे। क्यों कांग्रेस को खत्म करने तुम लोग? परिवारवाद की बात, क्या परिवार की बात, परिवारवाद की बात कर रहे हो? अरे आदमपुर की जनता में आपका कैंडिडेट नहीं है क्या कोई? कैंडिडेट बनाना मुझे ये बताइए, आदमपुर की जनता में कहाँ आपका कैंडिडेट है? आप तो कह रहे हो हमारी शुरू से आदमपुर कांग्रेस की रही है। बिश्नोई के सामने सरेंडर करना पड़ा। चुप कराओ। कुलदीप बिश्नोई जी, अरे मैं आपकी बारी बोला क्या? अगर और आपकी पार्टी को चला रहे हैं। आप पहले चुप होइए, एक बार मैं बताता हूँ आपको। आप कौशिक जी, अरे गर्ग साहब मेरी बात सुनिए पहले। बात है तथ्यों के साथ बात रखिए। मैं तथ्य ही बता रहा हूँ ना। रुकिए कौशिक साहब, रुकिए। देखिए उत्तेजित मत होइए कौशिक जी। कहाँ सुन रहे थे? ठीक है गर्ग साहब मैंने रोक दिया, कौशिक जी को मैंने रोक दिया। एक बार ठीक है, नहीं आप बात देना एक एक करके। सर रेणु साहब भी हैं, सर देखिए रेणु साहब भी हैं, उनसे जवाब लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपका ही रुक करूंगी। रुक जाइए सर, एक एक करके, उनका भी थोड़ा सम्मान रखिए। विजेंद्र रेणु जी, ठीक है विजेंद्र रेणु जी, सवाल मेरा आपसे है। देखिए कहा जा रहा है कि आपने तो कोडाराम जी की नाराजगी का, कांग्रेस से जो उनकी नाराजगी थी उसका आपने फायदा उठा लिया, उसका फायदा आपको मिल गया कांग्रेस से नाराजगी का, कोडाराम जी की। ये सुनने नहीं पाया मैं श्रेष्ठ जी, दोबारा रेणु साहब सवाल ये उठ रहा है इनेलो पे कि इनेलो नेता कोडाराम जी की जो नाराजगी थी कांग्रेस से, उसका फायदा उठा लिया, उसका फायदा इनेलो को मिल गया। जी हाँ, देखिए श्रेष्ठ जी, सबसे पहले तो राजनीति में फायदा उठाना कोई बुरी बात नहीं है। यदि मौका मिले तो सभी फायदा उठाते हैं। अगर इनेलो ने भी फायदा उठा लिया तो अच्छी बात है, इसका मतलब इनेलो को फायदा हुआ है। दूसरी बात यह है श्रेष्ठ जी, देखिए जिस प्रकार से पूरा आदमपुर हल्का इकट्ठा हुआ और इकट्ठा होकर के पूरे आदमपुर के हल्के ने कोडाराम जी के लिए टिकट मांगने का काम किया कांग्रेस से, और बार बार कांग्रेस के सुप्रीमो को संदेश भेजा कि भाई आदमपुर हल्का कोडाराम जी को चाहता है, आप इसको हमारा उम्मीदवार बनाओ, हम इसको अपना प्रतिनिधि देखना चाहते हैं, क्योंकि कुलदीप जी को हमने देख लिया, जेपी को हम पहले देख चुके हैं, अब हम चाहते हैं कि हमारा प्रतिनिधि कोडाराम बने। ये एक बड़ा अच्छा समाज सेवी है, बड़े ही अच्छे तरीके से हमारे हल्के की आवाज को उठाने का काम करेंगे। पूरा का पूरा हल्का उसके ऊपर विश्वास जताए हुए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं एक पुराने राजघराने को ही आगे करके वहां हल्के के साथ विश्वासघात करने का काम किया। इसलिए जब अभय सिंह के पास कोडाराम जी गए, उनसे मिले और उन्होंने कहा कि मैं आपकी टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, और पूरे हल्के के लगभग 25 से 30 गांव के लोग अभय सिंह जी से मिले। अभय सिंह जी ने हल्के की आवाज को स्वीकार किया और उस आवाज को स्वीकार करते हुए उन्होंने कोडाराम जी को अपनी पार्टी का प्रतिनिधि बनाने का काम मतलब किया। तो ये भी है कि आपको अपनी पार्टी से कोई नहीं मिल रहा था। ये इक्को आ रही है मैडम जी, इक्को आ रही है, थोड़ा इसको ठीक करवाइए रेणु साहब। तो इसका मतलब तो ये भी है कि आपको अपनी पार्टी से कोई नहीं मिल रहा था। आपको मिल रहा है मेरा सवाल सर? नहीं, हमारी पार्टी के कम, हाँ मैं अब सुन रहा है मेरे को। सृष्टि जी, हमारी पार्टी के 5 आदमियों का पैनल चौधरी ओम प्रकाश जी की टेबल के ऊपर पड़ा है। मेरे पास अभी तो नहीं है, नाम तो है मेरे पास। कहो तो उस पैनल जो टीम ने तैयार किया था, वो पैनल की मैं आपके पास व्हाट्सएप कर सकता हूं। लेकिन जब आदमपुर हल्के की जनता जाकर के वहां मिली तो उन्होंने अपने आदमियों का एक बार फिर से त्याग करते हुए जनता की और हल्के की आवाज को स्वीकार किया और उनको खड़ा करने का काम किया। और जहां तक बात आप कहते हैं कि भाई ये भी कांग्रेस का है, भाई इस प्रकार तो जयप्रकाश भी तो इनेलो का ही था, वो इनेलो से निकल करके गए थे। कोई बात नहीं, हल्के की जनता ने मांग लिया और अभय सिंह जी ने उनको सुपुर्द कर दिया। और ये कोडाराम जी, सृष्टि जी, ये बाहरी कम से कम 20 से 25 हजार वोटों से जीत हासिल करेगा। ये आज आप लिख लो इस बात को। आज मैं स्वयं नॉमिनेशन में बड़ा दावा कर रहे हैं सर, आप ज्यादा ही बड़ा दावा कर रहे हैं। गर्ग साहब से ले लूं मैं? ठीक है सर, आऊंगी। गर्ग साहब से ले लूं सर? टाइम कम है इसलिए अभी आऊंगी सर आपके पास। सर रुकिए ना, सर रुकिए, टाइम नहीं है ना सर। गर्ग साहब, ये इक्को ठीक करवाना प्लीज, इक्को आ रही है मेरे को, अभी इक्को आई हुई है। ठीक है सर, कम शब्दों में सर अपनी बात रखिएगा, फिर मुझे कौशिक जी का भी रुख करना है, पौड़िया जी का भी रुख करना है, कम शब्दों में। सृष्टि जी, सिर्फ एक मिनट के अंदर मैं सारी बातों को कह देता हूं।
अगर 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 आप राजनीतिज्ञों की बात करेंगे तो जब ये देश आजाद हुआ तो इस देश के अंदर सिर्फ एक ही पार्टी होती थी, कांग्रेस पार्टी। उसके पश्चात समय, कालखंड, मजबूरियां, लालच या व्यक्तिगत विरोध जो मर्जी था, तत्पश्चात सभी राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ। तो अगर मैं ये कहूं कि ओरिजिन के अंदर हर राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक व्यक्ति के अंदर कांग्रेस है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो हमारे भाजपा के साथी प्रवक्ता है ये थोड़ा जोश खा जाते हैं, कोई बात नहीं, उम्र का तकाजा, लेकिन इस पर विचार तो कांग्रेस को भी करना चाहिए ना। कि मेरी बात का उत्तर दे दो तथ्यों के साथ। कांग्रेस की अगर तमाम जो नेता है चेहरे वो निकल निकल के दूसरी पार्टियों में जाएंगे तो चिंता का विषय तो कांग्रेस के लिए भी है। मानते हैं ना आप इस बात को? मैं उसका उत्तर देता हूं ना सृष्टि जी, कौन चेहरे जा रहे हैं। आप ये देखिए, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग कर रही है, सीबीआई का कर रही है, इनकम टैक्स का कर रही है, और किस प्रकार से विपक्षी नेताओं को, सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं कर रहा मैं, जो भी प्रभावशाली विपक्ष के नेता है, येन केन प्रकार उनको अपनी पार्टी में शामिल कराकर ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है जैसे उनके सारे अपराध खत्म और उन्होंने गंगा स्नान कर लिया। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है कौशिक जी से, जो कुलदीप बिश्नोई जी और सर टाइम नहीं है, पोड़िया साहब जल्दी। सृष्टि जी, जो आज हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि जयप्रकाश जी बहुत ही ईमानदार है और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में वो सैटरडे और संडे को 2 दिन जो जाते हैं 2002 के बाद, बिल्कुल झूठ। विधानसभा, आदमपुर विधानसभा की जनता को इस टीवी के माध्यम से बिल्कुल झूठ परोसा जा रहा है इनकी तरफ से। ये कोई एक सिंगल फोटो दिखा दे 2009 के बाद की किसी भी कोई राजनीतिक या कोई सामाजिक किसी भी गतिविधि की कोई एक फोटो भी इनके पास दिखाने के लिए नहीं होगी। ये किसी प्रोग्राम में तो छोड़ो, आदमपुर की सदस्य भी नहीं पूछे। चलिए कौशिक साहब फटाफट, जिस ईमानदारी की बात करते हैं, इस ईमानदारी की बात करते हैं, इनको वहाँ थापी मार नेता के नाम से जाना जाता है। ये थापियां बहुत मारते हैं, झूठ बहुत बोलते हैं और लोगों के। चलिए ठीक है कौशिक साहब, फटाफट से अपनी बात रख दीजिए। गर्ग साहब की बात का जवाब दे दूं, जल्दी सर। हाँ, जेपीजी जो बात कैंडिडेट की कह रहे हैं, ये अगर इतने अच्छे कैंडिडेट होते तो अपने हल्के में चले जाते। आदमपुर की जनता ये बार बार कहते हैं हमारी पुरानी कांग्रेस की सीट है कांग्रेस, तो कांग्रेस आज तक आदमपुर में अपना आदमी नहीं बना पाई कि वहां के कैंडिडेट ही नहीं मिला कोई इनको। बेवकूफ जनता को बनाने का काम कर रही है कांग्रेस। बहुत शुक्रिया सर, समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए आदमपुर का महासंग्राम है, इंतजार इस बात का है कि जीत किसकी होगी। नमस्कार।